इजराइल को खूब मार पड़ी है, इसकी खूब जो है वो पिटाई हुई है, इसकी फैंटी लगी है, इसकी खूब ठुकाई हुई है और बड़ी तबाही ईरान ने इजराइल के अंदर मचाई है और इसको एक तारीखी सबक सिखाया है कि ये याद रखेगा। ये बातें हम तो पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और इस सारी जंग में हम ये रिपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसे शख्स की जानिब से ये बात सामने आई है कि पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि अच्छा ये वाकई तरह से हुआ, यानी इन तमाम बातों के ऊपर मोहर सबत हो गई है। आज एक ऐसे बंदे की जानिब से ये बात खुलकर सामने आ गई है कि इजराइल की खूब ठुकाई हुई है और भरपूर तबाही, और एक ऐसी तबाही जो इजराइल ने आज तक विटनेस नहीं की और अब ये दोबारा जुर्रत वो नहीं करेगा किसी पर हमले की, और वो डिस्ट्रक्शन हुई है कि जो आज तक इजराइल ने इससे पहले नहीं देखी। और आपको पता है ये बात करने वाला कौन है, यानी ये बात करने वाला कि इजराइल को खूब मार पड़ी है, तो ये बात करने वाला कोई और नहीं है बल्कि डोनाल्ड जे ट्रंप है। जी हां, इस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप वो ये फरमा रहे हैं, कुछ देर पहले उनकी जो स्टेटमेंट जारी हुई है और इजरायली इस वक्त सर पकड़ कर बैठे हैं। उन्होंने कहा जी ईरान ने जो हमले किए हैं, जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल बरसे इजराइल के ऊपर, खूब मार पड़ी है इजराइल को और बहुत ज्यादा तबाही इजराइल को उठाना पड़ी है। यानी कि ट्रंप ने इस बात के ऊपर मोहर सबत कर दी है कि इजराइल में तो बहुत तबाही हुई है। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि मामला शुरू कहां से हुआ था और जा किस डायरेक्शन में रहा है। 24 घंटों के अंदर जो जिल्लत, हजीमत और शर्मिंदगी इजराइल को उठाना पड़ी है खुद ट्रंप के हाथों, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। अच्छा, अब ट्रंप साहब जो है वो यहां पर दरमियान में एक थर्ड पार्टी बन रहे हैं, यानी एक होता है थर्ड पार्टी जो सालसी करवाने वाला, सबकी सुलह करवाने वाला। ट्रंप साहब फौरी जो है वो यहां से एक थर्ड पार्टी बन गए कि ये तो इजराइल और ईरान की जंग थी जिसमें मैंने सुलह करा दी है। अच्छा, तो ईरान ने भी जनाब जो है वो बड़ा हमला किया और इजराइल ने ईरान में ये किया, मतलब वो दरमियान में अचानक से बन रहा है थर्ड पार्टी। हालांकि वो कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, ये तो ट्रंप की मर्जी के साथ सारा कुछ हुआ, ट्रंप की ग्रीन लाइट के साथ हुआ और ट्रंप के वो बयानात हमारे सामने मौजूद है, अभी तक कौन रिकॉर्ड है जो वो कहता था कि इजराइल इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब, इसके हमले एक्सीलेंट हैं। और इसने फिर वो भी तकबराना बयान जारी किया कि इवैक्यूएट तेहरान नाउ, फिर इसने कहा कि जो है अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए। फिर इसने वो बयान भी जारी किया कि प्लेनेट के सबसे जो लीथल, सबसे डिस्ट्रक्टिव जो वेपन्स हैं वो हमने इजराइल को दिए हैं और इजराइलीज नो हाउ टू यूज इट, ये इसके बयानात थे। और आज ये दरमियान थर्ड पार्टी, तो जारी बात है वो तो अपनी फेस सेविंग कर रहा है, जो उसको शिकस्त हुई है, जो अमेरिका को शिकस्त हुई है, वो तो अपनी फेस सेविंग कर रहा है, लेकिन जिल्लत इजराइल को उठाना पड़ रही है। यानी जिल्लत जो है वो उसमें इजराइल को उठाना पड़ रही है, तबाही इजराइल में, और ट्रंप जब पतली गली से निकल रहे हैं और इस बात के ऊपर भी मोहर सबत कर रहे हैं कि ये तो अब वो इजरायली, अब नेतन्याहू कह रहा था कि हमने तो गोल्स है वो अचीव कर ली है, हमने बड़ी फतह हासिल की है, और ट्रंप कह रहा है कि इनको खूब मार पड़ी है, इनकी खूब जब ठुकाई हुई है। तो एक ये सिलसिला हुआ है। दूसरी बात यह है कि यमन के हमले इजराइल पर शुरू हो गए हैं, यमन के हमले इजराइल पर शुरू हो गए हैं। उन्होंने बिल्कुल कोई वक्फा नहीं दिया इजराइल को, उनके हमले इस वक्त इजराइल के ऊपर, जब अभी ताजा तरीन ड्रोन जो हैं वो यमन ने इजराइल के ऊपर लॉन्च कर दिए हैं। इसके साथ डेवलपमेंट यह है कि अब जो Su-35 हैं फाइटर जेट, जिसका मुआहिदा तय पा गया था रशिया और ईरान के दरमियान, जो कि डिलीवर नहीं हुए थे, अब वो डिलीवर होने जा रहे हैं और इस जंग में जो फतह हुई है उसकी वजह से डिलीवर होने जा रहे हैं। और जो रशिया इंतजार करता रहा कई साल तक और उसने ईरान को ये जो फाइटर जेट्स है वो नहीं दिए, उसकी भी वजह हम आपके सामने रखेंगे। और अब वो मामला जो है वो खत्म हो चुका है और इसके साथ साथ ज्वाइंट जो एयर डिफेंस के प्रोजेक्ट है नाज़रीन, वो भी रशिया और ईरान के दरमियान शुरू हो सकते हैं। तो इधर इजराइल की धमकियां भी जारी हैं कि हम हमला करेंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन जो जो इजराइल की स्टेटमेंट आती है आगे से कोई ना कोई ट्रंप की स्टेटमेंट आ जाती है और वो कहता है कि इनको तो बड़ी मार पड़ी है और खबरदार जब वो ईरान के ऊपर हमला किया। और अभी उसने ताजा एक बयान ये भी जारी किया कि ईरानियंस जो हैं वो तो बड़े जबरदस्त ताजर हैं, ईरानियंस तो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। तो ये सिलसिला इस वक्त जब बन पड़ा, यानी जितनी जिल्लत हो सकती थी उतनी जिल्लत जनाब अली ये उठा रहे हैं। और सीज फायर, गजा का जो सीज फायर है उसकी तरफ भी मामला बढ़ रहा है और ईरान बार बार अब ये स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि हम तो न्यूक्लियर की तरफ बढ़ेंगे। यानी ईरान अब जंग जीती है तो अगर आगे अमेरिका के साथ जाकर मुज़ाकरात भी करने हैं तो वो अपनी भरपूर अंदाज में अपनी जो पावर है वो शो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो न्यूक्लियर की तरफ बढ़ेंगे। और अभी ईरान ने यह भी स्टेटमेंट जारी की है कि वो NPT से निकल सकते हैं। इससे पहले ईरान ने IAEA से जो अपना ऑपरेशन है उसको खत्म करने का ऐलान किया और अभी वो कह रहे हैं कि हम NPT से भी निकल सकते हैं। और रशिया की जानिब से नाज़रीन ईरान का जो मौकफ है IAEA के हवाले से उसको इंडोर्स कर दिया गया है, तो यहां पर भी इनको काफी सुबकी हुई है। और बर्तानिया के अंदर नाज़रीन एक बड़ा दिलचस्प सर्वे हुआ है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे यह पूछा गया है, बर्तानिया के लोगों से पूछा गया है ट्रंप के बारे में
तो ब्रिटिशर्स ने ट्रंप को आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। अलबत्ता जो बरतानवी गवर्नमेंट है वो अमेरिका से 12 न्यूक्लियर कैरियर, जो न्यूक्लियर कैरी कर सकते हैं, F-35 वो खरीदने का इरादा रखते हैं। और एर्दोगान और ट्रंप की नेटो समिट में अहम तरीन मुलाकात भी हुई है। तो ये तमाम डायमेंशंस हैं, ताजा तरीन अपडेट्स और आगे मामला किस तरफ जा रहे हैं और गजा का सीज़फायर, ये सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। आगाज हम यमन से करते हैं। यमन ने कोई दरमियान में कोई वक्फा नहीं किया। यमन ने इस वक्त जब ड्रोन्स दाग दिए हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस का और ईरान का आपस में जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है। यानी जब ईरान हमले कर रहा था तो यमन हमले नहीं कर रहा था, और हिजबुल्लाह भी नहीं कर रही थी, और इराक भी नहीं कर रहा, सब आराम से बैठे हुए थे और ईरान निमट रहा था इजराइल से। अब जो ही ईरान का सीज़फायर हुआ है तो यमन मैदान में आ गया है। अब इस वक्त तेहरान में क्या सूरत हाल है? तेहरान में चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। इंटरनेट अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बहाल किया है, तो वहां पर चीजें नॉर्मलसी की तरफ जा रही हैं। लेकिन तल अवीव में चीजें नॉर्मलसी की तरफ नहीं जा रही हैं। तल अवीव में फिर सारे बच गए हैं। यानी तेहरान में अब वो नॉर्मलसी है, लेकिन तल अवीव में नहीं है। तल अवीव पर अभी भी हमले यानी दोबारा से शुरू हो गए हैं, और इजरायली जो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हैं, पिछले 12 दिन उनके लिए तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्शन हुई कि वो सुबह शाम रात दोपहर आधी रात को वो जनाब शेल्टर्स में भाग रहे हैं और शेल्टर्स में सो रहे हैं। ये सारा कुछ वहां पर हुआ और थाउजेंड्स ऑफ जो है वो रेफ्यूजीज बन गए हैं। तो अभी मतलब उनके लिए कोई वक्फा नहीं है। उनके ऊपर दोबारा से यमन की जानिब से हमले शुरू कर दिए गए, और अब यमन के जो हमले हैं वो ज्यादा इफेक्टिव भी हो सकते हैं, क्योंकि अब तो पता है भाई उनका एयर डिफेंस कैसे काम करता है, उसके एयर डिफेंस को कैसे चकमा दिया जा सकता है। अब तो ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो ईरान के पास आ चुकी है, तो यमन के हमले जो है वो और ज्यादा इफेक्टिव भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये एक प्रॉपर प्रेशर है। अच्छा, अब बाकी जो रियासतें हैं वो भी तगड़ी हो रही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इस विक्ट्री के असरात आते आएंगे, और जो जो दिन गुजरेंगे इस विक्ट्री की जो शिद्दत है वो और ज्यादा खुलकर आपको महसूस होगी। यहां पर एक नई रियलिटी इमर्ज कर चुकी है। देखिए, इस सारे खित्ते में ईरान एक आखिरी चट्टान के तौर पर था। उन्होंने लेबनान, उन्होंने शाम, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, इन सब मुल्कों के ऊपर बॉम्बिंग की, इन सबको तबाह कर दिया। फिर जॉर्डन जैसे मुल्क जो है वो बिल्कुल उनकी कोई अस्करी ताकत नहीं है, गल्फ स्टेट्स की कोई अस्करी ताकत नहीं है। और टर्की क्या करेगा, वो तो है ही नेटो का मेंबर है। तो मुझे बताइए कि कौन था? एक ही मुल्क था ईरान, ये आखिरी चट्टान थी। तो आखिरी चट्टान में जाकर ये फेल हो गए हैं, और इनको जो है ना भरपूर यहां पर शिकस्त दी गई है। तो ये एक नई रियलिटी है जो इस रीजन के अंदर इमर्ज हुई है। तो इसलिए इसके असरात आपको मजीद आएंगे और नजर आएंगे। तो अब बाकी भी तगड़े हो रहे हैं कि इजराइल को डील कैसे करना है, इजराइल कौन सी जुबान समझता है। अब मिसाल के तौर पे लेबनीज जो गवर्नमेंट है उन्होंने बयान दाग दिया है, और काफी सख्त बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा फिल फॉर इजराइल यहां से निकल जाए। जो लेबनान के 5 हिस्सों के ऊपर इजराइल अभी भी मौजूद है, इजराइल फौरी तौर पर यहां से निकले। अच्छा, लेबनीज गवर्नमेंट तो पहले इजराइल और अमेरिका के जो भी अहकामात थे हिजबुल्लाह के खिलाफ उसको ताबे ला रही थी। अब वो कह रहे हैं जी इजराइल जब यहां से फौरी तौर पर निकले, यानी बाकी भी उनको भी समझ आई है कि भाई इजराइल के साथ डील कैसे करना है। और हिजबुल्लाह ने स्टेटमेंट जारी किया। हिजबुल्लाह ने कहा है कि जो पूरा रीजन है वो इंस्पायरेशन हासिल करे ईरान से, जैसे उन्होंने विक्ट्री इजराइल के ऊपर हासिल की है। पूरे रीजन को इंस्पायरेशन जो वो हासिल करनी चाहिए। और दूसरी तरफ ट्रंप जो है नेटो समिट में वो नेटो के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनके साथ बैठे थे, और उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की है और जो धुलाई की है इस वक्त इजराइल की, यानी कि बस सारी कसर निकल गई है। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई तजिया पेश करने की जरूरत नहीं है, कोई रिपोर्ट्स रखने की जरूरत नहीं है कि ईरान ने इजराइल के साथ क्या किया। वो ट्रंप ने खुद बता दिया कि ईरान ने इजराइल के साथ क्या किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन देखनी पड़ी है इजराइल को, और जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो इजराइल के एयर डिफेंस को चीरते हुए जाकर टकराए हैं, और बड़ी तबाही उन्होंने मचाई है। 2 हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। इस वक्त मीडिया जो भरा पड़ा है। ट्रंप सेज इजराइल वाज हिट रियली हार्ड। भरपूर तरीके से ईरान ने इजराइल को हिट किया है। हिट रियली हार्ड, बड़े बुरे तरीके से, बड़े जोरदार तरीके से। इजराइल हैज बीन स्वेयरली डैमेज्ड, बहुत शिद्दत के साथ इजराइल जो वो डैमेज हुआ है इन रीसेंट डेज, एंड द सीज फायर विद ईरान इज गोइंग वेल। ईरान के साथ सीज फायर बड़ा अच्छा जा रहा है। ट्रंप ने कहा खास तौर पर जो सीज फायर से 2-3 दिन थे आखिरी, उसमें इजराइल का नुकसान और भी ज्यादा हुआ है। ये जनाब उन्होंने, मैं 2 हेडलाइंस आपके सामने की थी, रियली हार्ड, हिट रियली हार्ड और स्वेयरली डैमेज्ड, और ब्लिस्टिक मिसाइल जनाब आकर। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है। यानी इजराइल की जो हैबत थी उसका भुरका संगाल दिया ट्रंप ने पूरी तरह से, जब उसका कबाड़ा करके रख दिया है। अब वो नेतन्याहू अपने सेटर्स को बता रहा है कि हमने हिस्टोरिक विक्ट्री जो है वो ईरान के ऊपर हासिल कर ली है, हमने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं,
वहां पर ऑलरेडी ये डिबेट थी भाई कौन से गोल्स अचीव हुए हैं, ना न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय हुआ है, ना रिजीम चेंज हुआ है, तो कौन से गोल्स हैं। ऊपर से ट्रंप ने कह दिया कि ये तो बहुत बड़ा इनका नुकसान हुआ है। और फिर देखें नेटो समिट के अंदर ये बात होना, भाई ये जो सारा 20 महीने से जो कुछ हो रहा है इसमें नेटो भी तो शामिल है। अभी नेटो का दफ्तर जॉर्डन में क्या नहीं बनना था, नेटो का ऑफिस वो जॉर्डन, एशिया में नेटो का हेडक्वार्टर वो जॉर्डन में बनाने जा रहे थे। तो ये नेटो ही की जो जंग है, नेटो पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। नेटो के समझ में ट्रंप साहब ये बैठकर जो जिल्लत है, लानते हैं और गालियां हैं, ये तमाम इतराफ से नेतन्याहू को पड़ रही हैं और यही उसका मुकद्दर है और जो उसका असल अंजाम है वो बहरहाल उसका इंतजार कर रहा है और बहुत जल्द नेतन्याहू अपने इस अंजाम को पहुंचेगा। और जाहिर बात है दरमियान में ट्रंप जो है वो थर्ड पार्टी बनने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छी बात है ट्रंप साहब थर्ड पार्टी ही रहें, वो इजराइल की तरफ से किसी तरह की पार्टी ना बने। और अगर बनेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। गजा में दोबारा से ग्रीन लाइट देकर ट्रंप ने कुछ हासिल नहीं किया, ईरान के खिलाफ जंग की ग्रीन लाइट देकर ट्रंप ने कुछ हासिल नहीं किया, आगे भी उसने कुछ हासिल नहीं करना, तो उसको भी जरा सोच समझकर जो भी इकदाम करना है। गजा के सीजफायर की तरफ मामला बढ़ रहा है। कतर के स्टेटमेंट देखिए, कतर सेज देयर इज अ मोमेंटम क्रिएटेड बाय इजराइल ईरान सीजफायर टू रीस्टार्ट गाजा टॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हमास का डेलीगेशन इस वक्त कायरो में मौजूद है और ट्रंप की स्टेटमेंट आ गई है कि गुड न्यूज आ रही है। तो कतर कह रहा है कि इजराइल और ईरान के सीजफायर से गजा टॉक्स के लिए दोबारा से मोमेंटम जो है वो क्रिएट हुआ है। और इजराइल के अंदर जो ताजा तरीन सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक 67% जो इजरायली हैं वो गजा की जंगबंदी की हिमायत करते हैं और ये ह्यूज नंबर है, यानी मेजोरिटी। हां अलबत्ता इसका एक और पहलू भी है कि यानी जो बाकी 33% हैं, अच्छा वो अभी भी जो कुछ गजा में हो रहा है उसकी हिमायत करते हैं। तो ये भी एक बड़ी खौफनाक सी साइड है कि ये कौन सी मखलूक है जो अभी तक गजा में इस सारी जुल्म की जो हिमायत करती है। लेकिन बहरहाल 67% जो है वो जंगबंदी की हिमायत करते हैं। और एक और सर्वे के मुताबिक 200% इजराइल के अंदर 200% जो साइकोलॉजिकल केसेस हैं उसमें इजाफा हुआ है। 200% इंक्रीज इन रिक्वेस्ट फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट इन इजराइल सिंस द स्टार्ट ऑफ द कन्फ्रंटेशन विद ईरान। 200%, खासकर ईरान जंग के बाद ये इजाफा जो ज्यादा देखने को मिला है। अच्छा, जो ईरान और कतर के ताल्लुकात हैं वो दरमियान में ऊपर नीचे हुए, तो आज जरा कतर की स्टेटमेंट देखिए, अल अरेबिया न्यूज। कतर ईरान टाइज स्केयर्ड, थोड़े से मामला ऊपर नीचे हैं, बट ये कतर के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं बट शुड रिकवर आफ्टर मिसाइल साल्वो एट यूएस बेस। कतरी प्राइम मिनिस्टर से सऊदी अरेबिया का मीडिया कोट कर रहा है, तो ये सरकारी मीडिया ही है उनका। तो ठीक है ऊपर नीचे थोड़े से हुए हैं लेकिन ये रिकवर कर जाएंगे, ये खुद कतर के प्राइम मिनिस्टर। तो ठीक है जो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मामला हुआ और वो भी ईरान की तरफ से अमेरिकन बेसिस को हिट किया गया है और वो जो टेरिटरी है वो अमेरिका ने लीज पर ले रखी है, उसमें बिल्कुल कतर को हिट नहीं किया गया बल्कि वो अमेरिकन बेसिस को हिट किया गया है। और कतर को पहले इंफॉर्म कर दिया गया था कि आपका कोई शहरी हिट नहीं होगा और आप अपनी एयर स्पेस भी बंद कर लें, आप ऑर्डर्स भी दे दें अपने सिटीजन्स को, तो कोई शहरी हिट नहीं हुआ, ना ही कतर की टेरिटरी को निशाना बनाया गया। तो जो यहां पर अग्रेसर था उसको एक मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी था, उसको यह मैसेज और सिग्नल देना जरूरी था कि ईरान कहां तक जाकर हिट कर सकता है। तो ईरान ने वो किया, तो कतर को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए और इस ताजा बयान से लगता है कि कतर इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है। गो के यहां पर भी ट्रंप वो पुराना मॉडल के गल्फ को ईरान से खतरा है उस बुनियाद पर अपना असलहा बेचने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन वो मुस्तकबिल में देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन बात यह है कि ईरान को SU जो 35 हैं वो अब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा विद इन डेज, विद इन वीक्स। उसकी बुनियादी वजह क्या है? ये मुआहिदा तय पा गया था और ये डिलीवर होने थे। ये भी दरमियान में खबरें आई कि जो ईरान के पायलट्स हैं वो इसकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो सके। और कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर रशिया वो ईरान को अपना इतना करीब इत्तेहादी समझता है तो अगर उसने ये जहाज दे दिए होते तो इसराइल को जरूरत ना होती ईरान पर हमला करने की। ठीक है, ये लोग कुछ जो है वो समझते हैं और आई थिंक ये आर्ग्यूमेंट बहुत वैलिड है। अगर ईरान के पास एयरफोर्स होती तो फिर इसराइल इस तरह से जरूरत ना करता, तो ये डिलीवर क्यों नहीं हो सके? उसमें जो सबसे बड़ी वजह ना नाज़रीन, सबसे बड़ी वजह वो ये है कि रशिया एक हेजिटेशन फील करता था, एक खौफ फील करता था कि इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो जंग करेंगे तो वो यहां पर अपनी जो नुमाइंदा हुकूमत है वो लाने की कोशिश करेंगे, जैसे रजा पहलवी है, या किसी और को लेकर आएंगे, जैसे उन्होंने सीरिया में रिजीम चेंज किया है। तो अपनी नुमाइंदा जो गवर्नमेंट है उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो जो हमने इक्विपमेंट दिया हुआ है वो तो अमेरिकन के हाथ में चला जाएगा। हमारे SU-35, हमारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो हम ईरान को देने जा रहे हैं वो तो असल में अमेरिकन के हाथ में चली जाएगी।
तो ये उनको सबसे बड़ा खौफ था, जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक ये डिलीवर नहीं किया। तो अब जो जंग होना थी वो तो एक तरह से हो भी गई, और अगर ये दोबारा भी होती है तो रशिया को यह कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये रिजीम कितनी ताकतवर है और इजराइल और अमेरिका का सामना करने की सलाहियत रखती है। तो वो जो एक हेजिटेशन थी रशियंस की, वो बहरहाल इस जंग के साथ खत्म हुई है कि ये रिजीम तगड़ी है और ये भरपूर तरीके से सामना करने की सलाहियत रखती है। तो इसलिए अब इस जंग के बाद अब ये कभी इम्कान है कि Su-35 जो है वो बहुत जल्द विद इन डेज, विद इन वीक्स जो है वो ईरान को डिलीवर किए जा सकते हैं। और इसी दरमियान जो है वो रशिया ने जो ईरान का मौकफ है IAEA के हवाले से उसको बैक कर दिया। ये बड़ी डेवलपमेंट है। रशिया ब्लेम्स यूएस इजरायली स्ट्राइक्स फॉर अंडरमाइनिंग IAEA क्रेडिबिलिटी। IAEA की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है और ईरान ने इसके साथ ताउन करने से इनकार कर दिया है और बिल मंजूर कर लिया। तो रशिया उसको बैक कर रहा है कि IAEA की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि IAEA भी तो रशिया ही ने बनाया हुआ ना, मतलब ये जो भी ऑर्डर है उसमें रशिया शामिल था ना, रशिया फातिहीन में से है। तो अगर वो किसी एक आलमी इंस्टीट्यूशन के हवाले से ये स्टांस ले रहे हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अब IAEA का जो चीफ है, जो इजराइल की कठपुतली बना हुआ था, जिसके बारे में सुप्रीम लीडर ने कहा था कि तुम्हें हम अकाउंटेबल ठहराएंगे, तो अब वो शदीद तरीन प्रेशर में है क्योंकि रशिया से भी ये बात सामने आ गई है। तो अब या तो वो रिजाइन करेगा या फिर वो कंडेम करेगा इजरायली हमले को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हर फ्रंट के ऊपर लड़ना जरूरी है। तो अगर IAEA कंडेम करता है और फिर यह भी अब प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि इजराइल NPT का तो उसने साइन नहीं किया हुआ, तो फिर ईरान भी अपना रास्ता ले सकता है, या फिर IAEA को एक्सेस दी जाए इजराइल के अंदर भी जाके वो भी इंस्पेक्शन करे कि इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम वो कैसे चल रहा है। तो ये भी साथ और रशिया ने इस बात को इंडोर्स किया है। अच्छा, अब ईरान ने अगली बात जो किया वो कह रहे हैं कि हम NPT से निकल भी सकते हैं, यानी ईरान अपनी तरफ से अब प्रेशर बढ़ा रहा है। और दो स्टेटमेंट जरा देखिए। ईरान में रीथिंक मेंबरशिप ऑफ की न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT, फॉरेन मिनिस्टर सजेस्ट। फॉरेन मिनिस्टर सेज इजराइल परस्यूट ऑफ सीज फायर प्रूफ ऑफ डिफीट इन वॉर। इजराइल जो दौड़ा है सीज फायर की तरफ, तो ये सबसे बड़ा सबूत है उसके शिकस्त का, क्योंकि उसने हमला किया था तो किस जरूरत वो सीज फायर नहीं चाहता होगा, लेकिन अगर वो सीज फायर करने पर मजबूर हुआ है। और ये कतर ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि ये ईरान की तरफ से सीज फायर की कोई रिक्वेस्ट नहीं आई। ठीक है, तो ये उधर से आई है, ये उनके शिकस्त की जो वो वाज़ेह अलामत है। अच्छा, अब ईरान का जो न्यूक्लियर है वो तबाह हुआ है कि नहीं हुआ? मतलब दुनिया में अमेरिका किसी जगह पर जाकर स्ट्राइक करे, इतना बड़ा मुअम्मा दुनिया में कभी नहीं बना जितना इस वक्त ये बना हुआ है। अब वो जनाब वो खप अभी जारी है कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, अब वो ट्रंप ने फिर स्टेटमेंट जारी किया और उसने कहा कि वो तो तबाह हो गया है। अच्छा, लेकिन उसमें मसला क्या है? मसला यह है कि ट्रंप ने जो पिछली स्टेटमेंट जारी की उसमें उसने कहा कि इजरायली एजेंट्स वहां पर मौजूद थे जिन्होंने यह कंफर्म किया कि वो तबाह हो गया। अच्छा, अब इजरायली ऑफिशियल्स ने अमेरिकन मीडिया के ऊपर यह खबरें चलवा दी हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उस तरह से तबाह नहीं हुआ। मतलब ट्रंप जो अपनी दलील दे रहा था वो ये कह रहा था कि इजरायली एजेंट्स, यानी वो CIA अपनी इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा था, इजरायली एजेंट्स और वो इजरायली ऑफिशियल। तो यहां पर यानी कि इजराइल और ट्रंप का ये फड्डा बन गया है कि अब ट्रंप के लिए अपनी साख ये बहुत उसके लिए जरूरी है कि वो इस बात को एस्टेब्लिश करे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हुआ है। ये ट्रंप की अपनी साख के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने कहा 125 तैयारे आए हैं, 6 B-2 बॉम्बर्स आए हैं। ये कितनी बड़ी बात है, ये अमेरिका की तारीख का सबसे कामयाब तरीन ऑपरेशन था। तो इजरायली ऑफिशियल कह रहे हैं नहीं वो तो तबाह नहीं हुआ, तो उसके लिए जरूरी है कि वो साबित करे कि न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय हुआ है। और इजरायली जो है वो इसके ऊपर यकीन नहीं कर रहे और ट्रंप के खिलाफ खबरें चलवा रहे हैं। तो बहरहाल ये भी अब ट्रंप को और गुस्सा दिलवाएंगे। ट्रंप मेंटेन्स ईरान स्ट्राइक कॉज्ड टोटल ऑब्लिटरेशन, यानी ट्रंप अपने स्टांस के ऊपर खड़ा हुआ है कि मुकम्मल सफाया हो गया है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का, डिस्पाइट अर्ली इंटेलिजेंस रिपोर्ट। स्टीव विटकॉफ, फर्दो वाज द लास्ट इनरिचमेंट रिएक्टर एंड वी ड्रॉप्ड 12 bunker buster bombs and there is no doubt we completely destroyed it। इस वक्त मीडिया की सबसे बड़ी डिबेट ही यही है। अब वो ट्रंप और उसकी इंतजामिया कह रही है कि हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब अमेरिकन मीडिया देखिए और इजरायली सोर्सेज को वो कोट कर रहा है। द रिजल्ट ऑफ द अटैक ऑन द फर्दो फैसिलिटी आर नॉट गुड एट ऑल। कोई कामयाबी फर्दो पर नहीं हुई और ट्रंप कह रहा है कि बिल्कुल तबाह कर दिया। स्टीव विटकॉफ, JD वैंस, सेक्रेटरी डोबियो, सेक्रेटरी डिफेंस वो कह रहे मुकम्मल तबाह कर दिया है। और इजराइल और उसकी दलील क्या दी कि इजरायली एजेंट्स वहां पर मौजूद है, उन्होंने कंफर्म किया है। और इजरायली सोर्सेज कह रहे हैं नहीं वहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, इजरायली सोर्सेज, इट इज प्रीमेच्योर
टू डिक्लेयर द ऑपरेशन अगेंस्ट द फर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी अ सक्सेस। जो हुआ है इसको सक्सेस नहीं कहा जा सकता, ये इजरायली सोर्सेज ने उधर खबरें चलवा दी हैं। तो बहरहाल वो एक इनका आपस में फटा पड़ा हुआ है और शिकस्त के बाद ये आपसी लड़ाइयां जब सारी बातें और आगे बढ़ती हैं। और अभी भी नेतन्याहू के मंसूबे नई जंगें छेड़ने के हैं, जंग रोकने का कोई उसका मंसूबा नहीं है। तो बहरहाल ये भी एक क्लैश पैदा करेगा, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि ये जो जंग रुकी है उसमें मागा का बड़ा किरदार है, अंदरूनी जो प्रेशर है उसका बड़ा किरदार है। तो ट्रंप किसी और जंग में जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो नेतन्याहू के लिए जंग वो रोकना नहीं चाहेगा। तो बहरहाल ये भी एक नया क्लैश है। अब जरा देखिए, ब्रिटन्स नाउ सी यूएस एज अ मेजर थ्रेट टू पीस अमिड ट्रंप रिटर्न। बर्तानिया के लोगों ने ट्रंप को पीस के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। ताजा सर्वे वहां सामने आया, ये ट्रंप की रेपुटेशन है। यूके टू एक्वायर 12 न्यूक्लियर केपेबल F-35 फ्रॉम यूएस। अलबत्ता यूके की जो गवर्नमेंट है वो 12 F-35 जो न्यूक्लियर कैरी कर सकते हैं। तो बहरहाल वहां मतलब अभी दुनिया में जंगें रुकी तो नहीं है और मुकम्मल तौर पर कोई अमन तो नहीं हुआ। यूक्रेन का मसला वो अभी हल नहीं हुआ और मिडिल ईस्ट में अभी फलस्तीन का मामला है। तो एक जंग रुकी है, लेकिन क्या मुकम्मल तौर पर जंगें रुक गई हैं? F-35 वो खरीद रहे हैं जो न्यूक्लियर ड्रॉप कर सके, न्यूक्लियर कैरी कर सके। तो ये सब किसके लिए तैयार किया जा रहा है? ये उस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय सुलगा करें। इजाजत, अल्लाह हाफिज।